नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज के मैं बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी शानदार तरीके से बना हुआ है। तो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मेरा खुद का ट्रेड है, किस तरीके से मैं ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर डिपॉजिटरी फर्म है क्योंकि दोनों ही डिपॉजिटरी फर्म है, एक सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े से बड़े कंपनीज है उसका जो डिपॉजिटरी फर्म है वो है सीडीएसएल। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए जीरोधा, आपके पास अगर जीरोधा अकाउंट है तो जरूर आप किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो उसका डायरेक्टली होल्डिंग जीरोधा के पास नहीं है। आपको जीरोधा के अकाउंट में आपका होल्डिंग दिखेगा, मगर वो होल्डिंग किसके पास चला गया है? पूरा का पूरा सीडीएसएल के पास। जैसे बैंक से मतलब बैंक्स में होते हैं, मान के चलिए बैंक्स में पैसा डिपॉजिट किए और आपका आपके खाते में दिखा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है। तो एक्चुअली आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है ही नहीं, क्योंकि बैंक उस पैसे को दूसरों को लोन के हिसाब से दे चुके हैं। तो बैंक के पास भी वो पैसा नहीं है। तो आपको सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है। जब आप वो 1 लाख विड्रॉ करेंगे तो आपको बैंक किसी न किसी पैसे को कलेक्ट करके आपको जरूर देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी डिपॉजिटरी फर्म इसी तरीके से काम करते हैं। पहले हर कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, चाहे जीरोधा हो, एंजल वन हो, अपस्टॉक हो, इतने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थे, उसके पास ही शेयर रहता था और वो कंपनी इसका मिस यूज करते थे क्योंकि वो शेयर को वो गिरवी रखकर मार्केट से पैसा उठा लेते थे और उस पैसे को वो बिजनेस पर्पस में यूज करता था। तो इसीलिए सेबी ने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया क्योंकि आप सभी जानते हैं कार्बी कार्बी कितने बड़े कंपनी थे और आज पूरा का पूरा कार्बी बंद हो गया क्योंकि उसके ऊपर इसी तरीके से हालत देखने को मिला। तो उस कार्बी के सिचुएशन के बाद ही सेबी ने एक बहुत बड़ा एक अपडेट किया कि आप किसी के पास शेयर नहीं रहेगा, सारे के सारे शेयर सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास रहेगा। तो इतनी सारी चर्चा मैं इसीलिए किया हूँ क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि एक रिपोर्ट में आपको चलो दिखा ही देता हूँ। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां से मुझे इस डेटा को देखने को मिला। मुझे इस डेटा देखने के बाद मैं खुद हैरान हो चुका हूँ कि किस तरीके से इंडिया का हालत है और किस तरीके से हालत चेंज हो सकता है। क्योंकि यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट तो कितने कौन सा कंट्रीज हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑल ओवर स्टॉक मार्केट में। जहाँ पे देखिए यूएस का हालत कहाँ पे है, 55% होल्डिंग यूएस मार्केट में डायरेक्टली लोग इक्विटीज में निवेश करते हैं और यूके में 33% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। चाइना में 13% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और इंडिया का परसेंटेज देखिए सिर्फ के सिर्फ 3%। तो मैं पहले बोल चुका हूँ 2.5 से 3% के आसपास इंडियन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सोचिए आज इंडिया डेवलप कंट्री बनने जा रहा है और उस बेसिस में अगर इंडिया के जो होल्डिंग्स है, मतलब सॉरी, लोग जो निवेश कर रहे हैं उस निवेश से अगर देखा जाए तो अगर इंडिया ग्रोथ करेगा तो कितना बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी करोड़ों के बारे में बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा करोड़ों के हिसाब से चाइना के बाद सबसे ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही है। तो सोचिए इंडिया में इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, अगर यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली इक्विटी में करना स्टार्ट कर देंगे तो लोगों का परसेंटेज भी बढ़ेगा और यहाँ पे करोड़ों का फिगर भी बढ़ेगा। तो ये डेटा मैं इसीलिए आपके साथ शेयर किया हूँ क्योंकि आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो मैं एक चीज और भी आपको जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, मैं दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगता है। कंपनी जीरो डेप्थ है और इनकम भी कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है। आपको क्वार्टर में किसी भी क्वार्टर में आपको सेल्स ग्रोथ कम नहीं दिखेगा, कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल में देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट अलग लेवल में यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल चुके हैं और इस कंपनी के लिए इसीलिए मैंने एक शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था जो मैंने एनटीबी ले चुका हूँ, जहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और जब करेक्शन हुआ इस नीचे लेवल में मेरा एंटी है। तो मैं टारगेट लेकर जो चल रहा हूँ वो 29% के आसपास है। वो टारगेट बनेगा 1640 रुपीज के आसपास। तो वो टारगेट कब बनेगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मुझे लगता है जितने टाइम तक यहाँ पे
कफ विद हैंडल सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है, उस टाइम से उस टाइम के पीरियड के अंदर अंदर यहाँ पे टारगेट हो सकता है। तो एटलीस्ट आप एक साल में भी अगर प्रॉफिट दे तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, 30% के आसपास प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। आपका लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और मैं नए से नए कंपनी के बारे में अपडेट में आपके सामने लेके आता हूँ। और हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करिए। जितने सारे दोस्त ने मुझे कमेंट्स किए उसके ऊपर मैंने वीडियो शेयर किया हूँ, और कुछ वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, और एंजल वन इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम देखने को मिल जाएगा। एंजल वन देखा जाए तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, और साथ ही साथ कंपनी का नया कुछ बिजनेस भी कंपनी स्टार्ट करने वाला है, जो मैं आपको अब देखिए एंजल वन बता रहा है कि एंजल वन प्लान टू हैव इट्स ओन इंश्योरेंस, साथ ही साथ एएमसी, और उसके साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस। तो कंपनी प्लान कर रहा है कि कंपनी खुद का इंश्योरेंस सेक्टर भी ओपन कर देंगे, और उसके साथ साथ एएमसी एनुअल मतलब जो एएमसी होते हैं तो उसको भी कंपनी स्टार्ट करने वाला है। एएमसी का फुल फॉर्म है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी यहाँ पे लेके आने वाला है, उसके साथ साथ ऑयल मैनेजमेंट का बिजनेस भी स्टार्ट करने वाला है। तो इसका जो सीईओ है और उसका जो एमडी है दिनेश जी, दिनेश जो ठक्कर जी, तो उन्होंने खुद कहा है कि इस तरीके से बिजनेस को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो इंश्योरेंस ऑन एएमसी का जो बिजनेस है इस बिजनेस में वो जल्द से जल्द उतरने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से बिजनेस के ऊपर अगर आपको मैं बात करूं तो इस तरीके से बिजनेस के ऊपर अगर वो एंट्री ले ले तो बाकी कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनेगा, और कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है और भी बढ़ने का चांसेस रहेगा। तो पहले बता दूं कंपनी का बिजनेस क्या था। कंपनी का बिजनेस था स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर, कमोडिटी करेंसी और इक्विटीज के ऊपर, साथ ही साथ इन्फस्ट जो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल बैंक ब्रोकिंग के ऊपर, प्रोवाइडिंग मार्जिन के ऊपर, साथ ही साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर, उसके साथ साथ इंश्योरेंस के भी ऊपर काम तो करना स्टार्ट ही कर चुके हैं, और भी ज्यादा काम करने के लिए कंपनी तैयार हो रहा है। तो कंपनी के सब कुछ खासियत आपको दिखेगा, थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा है। अभी डेप्थ क्यों ज्यादा है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का इनकम ग्रोथ, आरओसी आरओई का ग्रोथ, और रिटर्न ऑफ इक्विटी, और उसके साथ साथ पी रेशियो, सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिल जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, कंपनी क्वार्टरली फाइनली रिजल्ट सबमिट कर चुके हैं, और इस बार सारे हाथ पार कर दिए। कंपनी जिस तरीके से सेल्स किए वो मतलब धमाका जैसा है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जून क्वार्टर का जो सेल्स था वो कुछ इस तरीके से थे 808 करोड़, और इस बार डायरेक्टली हो चुके हैं करीबन 1000 करोड़। और कंपनी का पिछले सालों में सितंबर में सिर्फ 750 करोड़ के आसपास सेल्स था, और वो बढ़ के हो चुके हैं 1050 करोड़ के आसपास। और सेल्स के बाद एक्सपेंस भी मेंटेन किए, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 214 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 304 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है, और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए। चाहे कंपनी का प्रॉफिट मतलब थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा है, सॉरी थोड़ा सा आपको कर्जा ज्यादा देखने को मिले, मगर इस कंपनी में फ्यूचर के विजन के हिसाब से सोचेंगे तो कुछ बड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने एक टेड आपको मेंशन किया, जो मैं टेड खुद लिया हूँ। वो यहाँ पे शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर गेट हुआ। तो फाइनली वो शोल्डर को ब्रेकआउट करके यहाँ पे कंफर्मेशन भी दे चुके थे। तो इस जगह पे मेरा एंट्री लेवल्स है, और मेरा जो टारगेट बनेगा वो टारगेट के आसपास ही गया था रिजल्ट के दिन, और रिजल्ट के नेक्स्ट डे में टारगेट के आसपास गया था, मगर टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट किए कि सर आपने जो एंट्री लिए थे क्या वो एग्जिट कर दिए। देखिए मैंने अभी तक एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कंपनी के ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हुआ क्योंकि गैपा में ओपन हुआ था, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही था। अभी धीरे धीरे करके वो टारगेट को इजीली अचीव करेगा। तो मैं थोड़ा सा पेशेंट के साथ बने रहना जानता हूँ। आप भी अगर पेशेंट के साथ बने रहेंगे, अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद पेशेंट के साथ बने रहेंगे, तो वहाँ पे कुछ बात बन सकता है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को दिखाना, और आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करके काम करना।
क्योंकि मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ। रिकमेंड करना मेरे हाथ में नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इजी ट्रिप प्लानर के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया में जितने सारे टिकट बेचने वाला कंपनी है, ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है, उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर, क्योंकि इंडिया के नंबर वन कंपनी है IRCTC। तो IRCTC के बाद अगर कोई ये कंपनी प्रॉफिटेबल में है उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। तो इजी ट्रिप प्लानर के बारे में मैं थोड़ा सा बुलिश फील करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ROE तो धमाका जैसा देखने को मिला, कर्जा भी कम है, इनकम भी अच्छा हो रहा है। अभी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, 84 करोड़, 100 करोड़ और 31 करोड़। तो 31 करोड़ से 84 करोड़, उसके बाद 100 करोड़। तो कंपनी का सेल्स देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किए और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी का बढ़ा। हाँ, एक पॉइंट आप बोल सकते हैं कि सर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्जिन में कुछ करेक्शन देखने को मिला है। ऑब्वियसली ये बात सही भी है, आपके बात सही भी है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट है तो कंपनी में हालत कुछ खराब देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अलग लेवल में देखने को मिला है, कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं, कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी इजी टी प्लानर के ऊपर देखिए सिर्फ हम नहीं, इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। जैसे FS के पास भी होल्डिंग्स है, DS के पास भी होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स दिखेगा और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अभी चर्चा करूं इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के क्या राय है। देखिए म्यूचुअल फंड हर मंथ में इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी सोचकर बाई कर रहा है। ऐसे नहीं कि अचानक आ गया और बाई भी कर लिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर बहुत बार इस रेजिस्टेंस को वो फेस करते गया और रेजिस्टेंस को फाइनली ब्रेक इस लेवल में किए और फाइनली इस ब्रेक के ऊपर लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे करेक्शन भी हुआ और मुझे लगता है इस करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई एंट्री नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब 200 डेज का सपोर्ट भी लग रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है और हायर साइड में भी एक रेजिस्टेंस है। ये सारे रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करे और फ्रेश कोई एंट्री मिले तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक शोल्डर तो बना है, उसके बाद एक हेड भी बना, उसके बाद अगर छोटा सा यहाँ पे शोल्डर कट कर दे तभी मैं एंट्री लूंगा। और इस बात को देखकर मुझे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करेंगे, सर आप हमेशा कप विथ हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ऊपर क्यों ज्यादा ट्रेड लेते हैं। क्योंकि जो ट्रेड मुझे आज तक प्रॉफिटेबल बिजनेस दिए, जो प्रॉफिट बना के दिए, तो क्या वो ट्रेड को मैं भूल जाऊंगा। आप मुझे जरूर कमेंट्स करिए। देखिए मान के चलिए आप एक पैटर्न्स को आप यूज करते हैं और वही पैटर्न में आज तक आपका जो फंड है उसका आप 4-5 गुना कर दिए, तो 4-5 गुना हो गया, तो क्या वो पैटर्न को आप छोड़ देंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि वही पैटर्न तो आपको पैसा बना के दे रहा है, तो उस पैटर्न के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। तो मैं जो लोग मुझे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि इस पैटर्न को क्या आपको इसी पैटर्न हर जगह पे दिखता है? हाँ, मुझे दिखते हैं, हर जगह पे नहीं। जब जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तब मैं इस कंपनी का पैटर्न्स ढूंढता हूँ। अगर पैटर्न बन जाते हैं तो मैं इसके ऊपर ट्रेड भी ले लेता हूँ। तो आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो देखा जाए तो एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है, प्रोडक्शन करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था और इस कंपनी का प्राइस लोअर प्राइस में 290 के आसपास देखने को मिला था दिसंबर मंथ में, और आज कितना है, आज करीबन 550 के आसपास देखने को मिला। तो इस डेटा के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जम होने के बाद कंपनी के प्रोमोटर ने और सॉरी कंपनी के मतलब मैनेजमेंट टीम ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है कंपनी का स्प्लिट। तो स्प्लिट कितना मिलेगा, हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।